अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत ने जेट्स और मिज़ाइलों के बाद अब सिफारती जंग लड़ने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी और भारत से अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर अपने अपने मुल्क की कमांड संभालने जा रहे हैं। जी हाँ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पास अगरचे कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, लेकिन वो काबिलियत है शायद कि उन्हें ये मुश्किल तरीन टास्क सौंपा गया है कि वो अपना एक वफ़द तैयार करें और अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत पूरी दुनिया को कायल करें जाएँ कि भारत का पाकिस्तान पर स्टेट लेवल पर दहशत गर्दी कराने का इल्ज़ाम महज सिर्फ एक साजिश है, एक प्रोपेगेंडा है। ये जिम्मेदारी सौंपी गई है बिलावल भुट्टो जरदारी को। दूसरी तरफ भारत ने भी बिलावल भुट्टो को काउंटर करने के लिए अपोजिशन रहनुमाओं को सिफारती मैदान में उतारा है। सियासी और हथियारों की जंग हारे हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी दुनिया के सामने भारत को विक्टिम साबित करने के लिए सिफारती टीमें बनाई जा रही हैं वहाँ पर कि ये अपना एजेंडा बनाकर पूरी दुनिया को जाएं बताएं, ऑपरेशन सिंदूर की तफसील डिटेल्स शेयर करें। अगरचे भारतीय अपोजिशन के रहनुमा इस सिफारतकारी का हिस्सा है, लेकिन वो मोदी सरकार से मुतमईन नहीं है और सवाल उठा रहे हैं। नाज़रीन, बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। अगर आप पहलगाम में दहशत गर्दी पर झूठ बोलेंगे और उसी झूठ की बुनियाद पर जंग शुरू करेंगे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और डिग्निटी को चैलेंज करके उस मुल्क में घुसकर दहशत गर्दी करेंगे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप पहलगाम हमले को बग़ैर इन्वेस्टिगेशन और सबूतों के पाकिस्तान से जोड़ेंगे और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश से भागेंगे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप ही का मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, अब आपके झूठ को नहीं मान रहा और सवालात उठा रहा है तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप सच दिखाने और बोलने पर भारतीय यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करें, उनमें गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटें तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब दुनिया भर में ये बात तय है कि आपके नामालूम अफराद कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर देते हैं, खुफिया एजेंसीज के ग्रुप 5E's में ये साबित हो जाता है, तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप अमेरिका से मदद मांगने के बाद सियासी नुकसान को पूरा करने के लिए उनकी सालिसी को भी ऑन नहीं करेंगे तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? जब आप आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों के इंसानी हुकूक पामाल करते हुए कश्मीर इशू पर ट्रंप की सालिसी को ठुकराएंगे तो फिर दुनिया आपकी आखिर क्यों सुनेगी? जब आपके अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो, चीन हो, बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान, सब आपसे तंग हो तो फिर दुनिया आपकी क्यों सुनेगी? इसी पर मैं नाज़रीन बात करूंगी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि जो सिफारती जो एक महाज शुरू करने जा रहे हैं दोनों ममालिक, एक तरफ बिलावल भुट्टो है और दूसरी तरफ शशि थरूर, दुनिया किसकी सुनेगी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त दिया। फवाद, जो इस सारी सिचुएशन के बाद, इस सारी एक्सरसाइज के बाद, पाकिस्तान की फतह के बाद जो पाकिस्तान ने एक सिफारती अपना एक वफ्द भेजने का फैसला किया है और उधर से भारत भी भेज रहा है, किसका पलड़ा भारी है? असल में मैं तो समझता था कि मैंने तो ये तजवीज़ पहले भी की थी कि जब पहलगाम के बाद जब हिंदुस्तान हम पर इल्ज़ाम लगा रहा था, हमें उसी वक्त ही अपने वफूद जो हैं वो भेजने चाहिए थे। अच्छा, ये सजेशंस भी आ रही हैं फवाद कि अपने सिफारती एक वफ्द भेजने की बजाय आपको चाहिए कि इस्लामाबाद को आप जो है ना वो टारगेट करें। इस्लामाबाद वो जगह हो जहां आप मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा को बुलाएं, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस बुलाएं, यहाँ बुलाकर अपना एक जेस्चर दें कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं, यहाँ पर सबूत दें, बजाय जगह जगह जाएँ। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में अरेंज की जाए। वो सुलन तो देखें, जो अगर आप मुझे पूछे ना कि जो थोड़ी जो एक खला नजर आता है वो क्या है, तो एक तो शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेसिडेंट शी के साथ अब तक बातचीत नहीं हुई और मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत नहीं हुई। ये दो मैं बड़ा हैरान हूँ कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी बात क्यों नहीं इन दोनों से हो सकी, क्योंकि इन्होंने तो बहुत जो है वो सपोर्ट भी किया है पाकिस्तान को। ये जो कॉन्फ्रेंस है जो वज़राए ख़ारजा की हंगामी कॉन्फ्रेंस OIC की, वो तो सऊदी अरब को कॉल करनी चाहिए और रियाद में कॉल करनी चाहिए और पाकिस्तान को मैं इसहाक डार साहब ने, आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्या हुआ है, सच्ची बात है मेरी कोई इत्तलात नहीं है, फॉरेन ऑफिस बेहतर बता सकता है कि OIC की जो हंगामी मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो हमने क्यों कॉल करने की दरख्वास्त नहीं की है सऊदी अरेबिया को।
और वो अगर वो हो तो ये जो वफूद जा रहे हैं, मेरी नजर में इनका फोकस जो है वो वहाँ का मीडिया होना चाहिए, वो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस होने चाहिए, ताकि जो लोग इबलाग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, जो लोग राय आमा बनाते हैं, उनके साथ अब इसमें आई होप कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए और पता होना चाहिए कि जहां वो जा रहे हैं वहां पे कौन लोग हैं जो कि मैटर करते हैं मीडिया में, कौन लोग हैं जिनकी बात सोशल मीडिया पे सुनी जाती है, ताकि जब ये लोग जाएं तो उन लोगों से भी मिलें और अपना मुकदमा उन लोगों के सामने रखें, पार्लियामेंटेरियंस जो वहां पे एक्टिव हैं उनसे मिलें, उनसे के सामने। एंड आई जस्ट होप कि ये सिर्फ एक और आकर पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें कि दूसरे ममालिक का क्या रद्द अमल है, ब्रीफिंग दें। एंड आई जस्ट होप कि ये सिर्फ एक सैरो तफरी का जरिया नहीं बन जाएगा और ऐसे सीरियस लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, पार्लियामेंटेरियंस को। मसलन मेरे ख्याल में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे जो लोग हैं, हमारे जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हैं, हमारे मंसूर साहब हैं और बहुत लोग हैं, नाम लेने तो खैर कम हो जाएंगे, इन लोगों को भी में शामिल करना चाहिए। और ये लोग जाके वहां पे जो है वो जब बात करेंगे, इल्म अकल वाले लोग जो है उनको भेजें। छुट्टियां मनाने के लिए भेजना है तो वो तो आपके पास और बड़ी ऑप्शंस होती हैं, उधर भेज दें। तो ये जो सीज फायर है, कुछ लोग इसे वक्ती कह रहे हैं, कुछ लोग इस नजरिए से देख रहे हैं कि हाँ कतर में दौरा आ रहा था, हाँ सऊदी अरब में दौरा आ रहा था, तो वो नहीं चाहते थे कि इस खत्ते की सूरत हाल इतनी बिगड़ जाए कि उनका दौरा, जाहिर है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके जो थे वो एग्रीमेंट साइन होने थे। तो आप इसको इस नज़र से देखते हैं कि ये सीज फायर वक्ती अपने मफाद को सामने रख के करवाया गया? अगर आप सीरियस होते तो एस्केलेट भारत को करने ही ना देते। नहीं देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। उनकी पॉलिसी यह है कि वो जंग के खिलाफ है, चाहे वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, यूक्रेन वॉर के ऊपर उनके व्यूज जो हैं वो बड़े नॉन हैं। उन्होंने जाके यमन में हुथीज के साथ कोशिश की है, अब वो ईरान के साथ कोशिश कर रहे हैं। इतने कम अरसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आई थिंक वी मस्ट एक्नॉलेज कि उन्होंने बड़ा ज्यादा जो काम है, जो नजरिया जिस पे आए थे उसको ही लेके वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने ये काम जो है वो किए। लेकिन इसराइल ने जो गाजा में किया उसकी तो कभी मुखालिफत नहीं की गई। नहीं, उन्होंने इसराइल में देखे ना, पहली बार ये हुआ है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले मशरक़ वुस्ता के दौरे पर जा रहा है। लेकिन आप ये भी गौर समझें अपने ज़हन में, अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इसराइल को वहाँ पे कोई वो हमास का या इनका तरफदारी बन, तो उनकी एक पॉलिटिकल कंपल्शंस को भी हमने दूसरे की भी सामने रख के करनी होती है। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप इज डूइंग व्हाटएवर ही कैन डू उस स्पेस के अंदर, और यहाँ पे भी उन्होंने बड़ा एक रिमार्केबल किरदार अदा किया है। आप देखिए ये जो बातें हो रही है ना कि जंग दोबारा हो जाएगी या नरेंद्र मोदी तैयारी, ये नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कि विद इन वीक्स आपको नजर आएगा कि वो पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हर कामयाबी जो होती है उसके अपने डिविडेंड्स होते हैं और हर नाकामी के अपने रिपरकशंस होते हैं। अब नरेंद्र मोदी के जो आगे बिहार का इलेक्शन आ रहा है, इसके नताइज के बाद आप देखेंगी कि वो बीजेपी के अंदर भी तनहा होते जाएंगे और उसके साथ साथ जो अलाइज हैं, उन्होंने इस वक्त नीतीश कुमार उनके अलाए हैं, चंद्रा बाबू नायडू उनके अलाए हैं, ये सारे अलाइज बड़े लंबा अरसा उनके साथ ही चलेंगे। वर्ड्स हर उरूज को एक जवाल होता है, कब तक? कभी तो आप नीचे गिरते हैं। बिल्कुल। और गलत फैसला जब आप करते हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में बातें कही, जब आप गलत फैसला करते हैं तो फिर उसकी कीमत होती है और नरेंद्र मोदी को ये कीमत अब अदा करनी पड़ती। बिल्कुल। कश्मीर के मामले पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिव सोच का इजहार किया है। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने टेन्योर में अगर कोशिश करें या इधर से भी कोशिशें जारी रहें तो ये मसला हल हो सकता है? नरेंद्र मोदी के होते हुए ये मसला हल होने की कोई बहुत तवक्को जो है वो नहीं है मुझे। पोस्ट मोदी आई थिंक जो परवेज मुशर्रफ साहब में और मनमोहन सिंह साहब में जो एक 4 नुकाती गुफ्तगू हुई थी कश्मीर को लेके, आई थिंक वो बड़ी अच्छी बेसिस फराहम करती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ से आगे बढ़ने की, और दोनों मुल्कों को एक जो इशू है उसके ऊपर उसका इतने बड़े, ये देखिए ना 1.5 अरब की आबादी है, उसको आप एक मसले का हॉस्टेज बना के हम 80 साल से चल रहे हैं, तो उस मसले के हल के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और मेरी अपनी जाती राय में जो परवेज मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह में जो 4 पॉइंट्स तय हुए थे वो बड़ी अच्छी बुनियाद फराहम करता है कश्मीर के मसले के मुस्तकिल हल की तरफ। एंड आई होप कि पोस्ट नरेंद्र मोदी जो भी हुकूमत आएगी वहां पे
वो इस मामले के ऊपर आगे उस बुनियाद पे आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक हकीकत है कि वहाँ जो अखंड भारत का एक नज़रिया सोच है वो कांग्रेस में भी मौजूद है, कांग्रेस में भी उस नज़रियात के हामिल लोग हैं और बीजेपी में तो है ही हैं। तो एक जो उनका अखंड भारत का नज़रिया है वो सिर्फ मोदी से जुड़ा नहीं है, वो कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, कांग्रेस से इतना नहीं जुड़ा हुआ। जवाहरलाल नेहरू और पटेल ही की वजह से तो पार्टीशन मुमकिन हो सकी। अगर वो उस वक्त 46 में जो है वो अपनी क्रिप्स मिशन के ऊपर, कैबिनेट मिशन के ऊपर एग्री कर जाते, जिसपे जिन्ना साहब एग्री कर गए थे, तो डिवीजन तो होती ही ना। सो ये कांग्रेस का तो खैर मामला जरा और है, तारीखी तौर पे भी और है और अब भी जो है वो और है। अब मेरे नजर में पाकिस्तान अब एक रियलिटी है, अब भारत तो है ही है। पाकिस्तान को असल में आगे अब चाहिए ये जो हुआ है, जो कामयाबी हमें मिली है, जैसे भी मिली है, उसके ऊपर अब हमें कंसोलिडेट करना चाहिए। हमें पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो है पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हमारा एक टर्मोइल है। मैं वो यही इमरान बात खान करने के लगी साथ हूँ कि जो डोमेस्टिक कप पॉलिटिक्स है इसमें भी जो पीटीआई की एक सोच और ये एक मुतालबा सामने आ रहा है कि इधर भी सीज फायर की ज़रूरत है, अब उन्हें पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए। कि आपके पास कोई ऐसी खबरें हैं कि वाकई कुछ अहम शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से और रिलीफ की बातें हो रही हैं? देखो ना शाजिया, खबरें तो सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर काफी चल रही हैं। नजम सेठी साहब ने कह दिया, हाँ, जुबैर ने कह दिया, लेकिन इशू ये कि अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आई। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब की हॉस्पिटल जाना, हाँ, और अगर वो वहीं रहते हैं तो वो यकीनन एक पहला कदम होगा जिससे थोड़ी रिलीफ नजर आएगी। अदरवाइज अभी तक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें कोई एविडेंस नजर नहीं आती कि इमरान खान की सख्तियों में कोई कमी की गई हो, कहीं पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कोई रिलीफ दिया गया हो। और एन पीक में जंग के कोई हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि हमें इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के अंदर कोई यूनिटी वगैरह चाहिए, कोई टर्मोइल हम कम करें। तो अब अगर उसके बाद मेरी नज़र में तो जाहिर है कि हमें देखो, सेपरेटिस्ट जो हैं वो इस वक्त हमें उनको, बीएलए को, सेपरेटिस्ट को, उनके हमदर्दों को, टीटीपी को, पाकिस्तान पंजाब में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको, ये तो मौका बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के पास कि हम अपनी जो विक्ट्री का जो हमारा शुरू हुआ है सफर, उसको हम कामयाब करें। बट अब देखना यही है कि ये जो आगे इमरान खान के साथ क्या हमें एविडेंस मिलेगी कि क्या ये जो सिलसिला हुआ है आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा तो फिर तो ज़ाहिर है वहीं खड़े हैं, मजीद नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, साबिक वफाकी वज़ीर। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त दिया। नाजरीन, भारत पाकिस्तान के मुकाबले में 7 गुना बड़ा है, लेकिन 4 दिन की जंग ने साबित किया कि फ़ौजी महारत और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से खासा पीछे है। इस जंग ने जहां पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, वहीं ये 4 दिन की लड़ाई हमें बहुत कुछ सिखा भी गई। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें ये सिखाया कि दुश्मन की चालों को समझने के लिए जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और साइंसी तहकीक में ख़ुद कफ़ील होना कितना ज़रूरी है, और यही सबक हमारी बका की ज़मानत है। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें सिखाया कि दुश्मन से लड़ने के लिए सिर्फ हथियार काफ़ी नहीं, बल्कि हमें साइबर वॉर और मौशी मैदान में भी भारत को पीछे छोड़ना होगा। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें ये सिखाया कि आप चाहे दुनिया में आईटी के गुरु माने जाते हो, अगर प्रोफेशनलिज्म और आपका विजन ही नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें ये भी सिखाया कि इदारों में जदीद तरबियत होना कितना ज़रूरी है। आपके पास रफ़ाल हो मगर उड़ाने वाले दिमाग ही ना हो तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि अफराद की बजाय निज़ाम और इदारे ताकतवर और मजबूत होने चाहिए, तो तभी आपका मुल्क दुश्मन के हमलों से बच पाएगा। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि जैसे अफवाज पाकिस्तान कई उतार चढ़ाव के बावजूद अपना डिसिप्लिन भूली, ना ही नई महारतें सीखने से पीछे हटी, ऐसा ही विजन बाकी इदारों के लिए भी कितना ज़रूरी है। हमें इस वक्त में ये भी हमने सीखा कि जब जंग आप पर मुसल्लत कर दी जाए तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को साइड पर रख कर कैसे दुश्मन का मुकाबला करना है। 4 दिनों की लड़ाई ने हमें ये सिखाया कि नफ़रत और ख़ुदगर्ज़ी पर मुश्तमिल बयानियों से कौमें बनती हैं, ना ही जंगें लड़ी जा सकती हैं। तो पाकिस्तान का जो रोल था सियासी लिहाज से, सिफारती लिहाज से, ख़ारजी महाज पर,
मीडिया के लिहाज से ये कितना अहम रहा इस 4 दिन की जंग में, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनका जो किरदार उन्होंने अदा किया, सीज़ फायर करवाया, वो इसका क्रेडिट जगह जगह खड़े होकर ले रहे हैं। सऊदी अरब में भी क्रेडिट लिया, उन्हें कतर में बैठ के भी उन्होंने अपने आप को क्रेडिट दिया, अपनी टीम को क्रेडिट दिया, उन्होंने अमेरिका में भी अपने आप को क्रेडिट दिया। लेकिन आप समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते तो ये किरदार पहले भी अदा कर सकते थे जब भारत जंग की धमकियां दे रहा था? क्या ये सिचुएशन आप समझते हैं अमेरिका के रोल पर एस्केलेट ही ना होती, भारत एस्केलेट ही ना करता अगर अमेरिका इतना मजबूत है? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। देखिए, असल चीज़ ये है कि हम डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया, आपको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि जंग की जो सूरत पैदा हुई और पहलगाम के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई, उसमें अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। हाँ। यानी भारत के साथ वो नहीं खड़ा हुआ, तो ये आपके लिए एक इत्मीनान बख्श बात है। और उसने उस तरीके से, जिस तरह माजी में हमें नज़र आया था कि जो कोई वाक़या होता था तो उसमें जो है दुनिया भर जो है वो भारत के साथ खड़ी हो जाती थी और पाकिस्तान को कंडेम करती थी, वो सूरत हाल हमें इस मौजूदा 22 अप्रैल के बाद की सूरत हाल में नज़र नहीं आता। तो ये खुद ही बड़ी इत्मीनान बख्श बात है। इस तब्दीली की वजह अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, इस तब्दीली की क्या वजह है? भारत की फ़ौज बड़ी है, भारत के पास कैपेसिटी बहुत है, भारत दुनिया की 5वीं मौशी ताकत कुव्वत बनने जा रहा है। भारत के और दूसरे ममालिक के इनके साथ ज़ाहिर है एक मौशी ताल्लुकात हैं, मफाद परस्ती के ताल्लुकात हैं। तो आपको इस तब्दीली की वजह क्या लगती है अमेरिका के इस रवैये की? देखिए, बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। आज वो आपके लिए एक से बढ़कर एक बयानात दे रहे हैं जो आप जिससे आप खुश भी हो रहे हैं, जिसका आप खैर मकदम भी कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को याद रखिए कि कल वो कोई भी और बयान दे सकते हैं जो शायद आपके लिए परेशान कुन भी हो सकता है। तो हमें खुद मोहतात रहना चाहिए। हमने एक मजबूत कौम के तौर पे हमने जो लड़ाई लड़ी उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। हमें देखिए, वो कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से अगर आप जीत गए तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ। और अगर आप हार गए तो आपको सबक सीखना चाहिए। हाँ। कोई भी चीज़ अगर अपनी हद से ज़्यादा हो तो वो किसी ना किसी वक्त में नुकसानदेह भी हो सकती है। तो हमें इस पूरी सिचुएशन में हमने सिफारती महाज पे, सियासी महाज पे, सहाफ़ती महाज पे, हत्ता के दिफाई और सबसे बढ़ के दिफाई महाज पे हमने जो कामयाबी हासिल की उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। उसे हमें अपने आप को और अपने जो दुश्मन है उसको सामने रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए दुनिया भर की भी और पाकिस्तान की भी कि जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए कि जंग की जो तबाही होती है उससे हमें 4 दिन में शायद उसका वो अंदाज़ा नहीं हो जो दुनिया में जंगें हुई हैं उसके जो नुकसानात हैं। तो कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि जंग ना हो, लेकिन आपको तैयार भी रहना चाहिए। और सिर्फ दिफाई महाज पे तैयारी काफ़ी नहीं है, आपको माशी तौर पे मजबूत होने की ज़रूरत है। आपके अपने जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं जो बहुत ही पेचीदा हैं, लोगों की बेरोजगारी हो रहे या उनकी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए लोग, आज भी आप अखबार देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। हमारे यहाँ मेरिट का कल्चर ख़त्म है, हमारे यहाँ बेइंतहा करप्शन है। वो सारी चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो जहाँ आपने एक मजबूत दिफा के तौर पे आप उभर कर सामने आए, आपने अपना दिफा किया। अब जो ये पीरियड है, इस पीरियड में जो सिफारती महाज पे किसी भी तरीके से दुनिया भारत को तैयार करे कि कश्मीर के मसले को मिल बैठ कर हल किया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप आप समझते हैं इसमें भी रोल प्ले कर सकते हैं? ऑल्दो उन्होंने बात की, उन्होंने तिजारत की भी बात की, ये कितना अच्छा मौका है मौशी तौर पर भी आगे बढ़ने का अमेरिका के साथ। हम तो ज़ीरो टैरिफ की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी उनके साथ तिजारत हो। ये कितना अच्छा मौका है। और कश्मीर का मसला
प्रेसिडेंट ट्रम्प के इस टेन्योर में आप समझते हैं अगर पुशअप किया जाए इस मसले को अमेरिका के साथ तो ये हल हो सकता है? देखिए, उसमें मुश्किल, जो सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त है, वो खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स है। जो आपको ये नजर आता है वो ये कि उनकी पॉलिटिक्स, अगर फर्ज करें मसला कश्मीर हल हो जाता है और पाकिस्तान और भारत में जाहिर है यही एक कोर इशू है। हाँ। इसके अलावा अगर ये इशू खत्म होता है, अगर दहशतगर्दी से आप बाहर निकल आते हैं, इंतहा पसंदी की सियासत खत्म कर देते हैं, तो फिर बीजेपी कहाँ रहेगी? ये जो चीज है, बीजेपी को खुद अपनी पॉलिटिक्स को रिविजिट करने की जरूरत है। तो इस सारी एक्सरसाइज जिस मकसद के लिए मोदी ने ये ड्रामा रचाया और जंग की नौबत तक पहुंच गया, जो बिहार में इलेक्शन होने हैं, गुजरात में होने हैं, और इस सारी एक्सरसाइज के बाद मोदी को जो अपने मुल्क के अंदर से डोमेस्टिकली जो इतना क्रिटिसाइज का सामना करना पड़े अपने आवाम की तरफ से, आप समझते हैं इसका नुकसान होगा बीजेपी को, मोदी को? जी, नुकसान तो उनको ऑलरेडी हो गया है। आगे ये उनकी खुशकिस्मती है कि कोई फौरी तौर पे भारत में इस वक्त इलेक्शन नहीं होने जा रहे, तो इसलिए इसमें उनके लिए एक रास्ता है। अब बदकिस्मती ये है जो बीजेपी और खास तौर पे मोदी की सियासत की, वो ये कि कोई भी वो मिस एडवेंचर कर सकते हैं किसी भी तरीके का, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स में कम बैक करना है। उनको जो पिछले 4 दिनों में सियासी नुकसान हुआ, उससे वो वापस कैसे निकले, और इसके लिए वो एक मर्तबा फिर भारतीय मीडिया का सहारा लेंगे। That's why वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जेस्चर नहीं है। आप समझते हैं कि दोबारा कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं, जो बात आप कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हमें इसके लिए हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। हाँ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना हो किसी तरीके का। तो इसके लिए आपको, और जितनी जल्दी दुनिया को हम इंगेज करें उतना ही बेहतर है, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में हो, बरतानिया की शक्ल में हो, टर्की की शक्ल में हो, ईरान की शक्ल में हो, सऊदीज की शक्ल में हो। पाकिस्तान को चाहिए कि कोई इस तरह की मल्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए, चाहे वो उसका प्लेटफॉर्म कोई भी हो। OIC वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कोई आउट ऑफ बॉक्स इस तरह का। तो पाकिस्तान भेज रहा है ना सिफारती अपना डेलीगेशन? नहीं, पाकिस्तान को भेजने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को बुलाने की जरूरत है। अच्छा। ये हमारे यहाँ जो इससे पहले जो हमारे टूर्स रहे हैं वो कोई बहुत कामयाब नहीं रहे। अच्छी बात है कि आप भेज रहे हैं। बिलावल भुट्टो को पिछली मरतबा वो वजीर खारजा थे, उनका एक अच्छा रोल है, उनका एक अच्छा फेस है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो तमाम, अगर पॉसिबल हो तो दुनिया भर के जो चीदा ममालिक हैं उनके वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई जाए। इसलिए कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को पीस की कोशिश करनी चाहिए। तो ज़रूर हम अपने वफूद जो है वो दूसरे मुल्कों को भेजें, लेकिन हमें फोकस इस्लामाबाद को रखना चाहिए। सही। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर यहाँ इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो जिसमें और कुछ नहीं 8-10 बड़े ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत कर सकें, तो मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप होगा ये। इसकी चाइना हो, टर्की हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, सब लोग शामिल हो, जो भी मैं तो एक वैसी बात कर रहा हूँ। कोई भी बाज़ ममालिक के अपने आपस के भी मामलात होते हैं, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटीज हो सके तो बहुत। फिर ये कि जितने ममालिक को आप वफूद भेज रहे हैं उनके ममालिक का रिस्पांस क्या होता है, ये आके पार्लियामेंट को जरूर बताया जाए कि आपको, क्योंकि हमारी जो इस क्राइसिस से पहले जो सूरत हाल रही है हमारी, वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं रही है। हमारी जो कश्मीर कमेटी, आप बताएं कि कश्मीर कमेटी क्या काम कर रही है और माजी में कश्मीर कमेटी ने क्या काम किया है, उसकी परफॉर्मेंस कभी पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस आई कश्मीर कमेटी की आपकी? सही। तो हमारी जो सूरत हाल है, हमें बहुत से फ्रंट्स पे काम करने की जरूरत है। एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको कि एक आपका एज हासिल हुआ है, तो किसी अपने राइवल को एम्बैरेस करने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मौकिफ है उस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत हासिल हो और अमली हिमायत हासिल हो। यानी हम दुनिया में जाके ये लोगों, दुनिया के ममालिक को
ये कहें, ये उन पे दबाव डालें कि आप अगर कश्मीर का मसला हल करवा सकते हैं तो ये एक फ्रेश पॉइंट है। अगर ये मसला हल हो गया तो पाकिस्तान और भारत में तिजारत भी हो सकती है, पाकिस्तान और भारत के तमाम मसाइल का हल इससे निकल सकता है। और ये वो तारीखी हकीकतें हैं जिससे हमें निकलने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त ये मौका है दुनिया को इन्वॉल्व करने का। हम किस हद तक कामयाब होते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। क्या तहरीके इंसाफ की तरह आप भी ये समझते हैं, जो उनका मुतालबा है कि अब बड़ी हो गई, अब उनके साथ भी एक सीज़ फायर की ज़रूरत है? अब पीटीआई समझती है कि अब वो वक्त है कि अब नागुज़ीर हो गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पॉलिटिकल एक स्पेस मिले। अब जाहिर है उनका भी एक रोल रहा है, पूरी तरह मुत्तहद रहे हैं, जितनी सारे टेन्योर में पिछले एक हफ्ते में करारदादें पास हुई, बड़ा साथ दिया, सब लोग साथ रहे, मुत्तहद रहे, विच इज़ अ गुड जेस्चर। आपको लगता है कि अब पीटीआई को मिलनी चाहिए पॉलिटिकल स्पेस? क्यों नहीं दिया जाए? सवाल ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त वो सबसे बड़ी सियासी जमात है। हाँ। छोड़ दें 8 फरवरी की कंट्रोवर्सी को भी छोड़ दें। हाँ। इसमें कोई दो राय हैं कि इस वक्त भी इमरान खान पाकिस्तान के, अगर और कुछ नहीं तो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमाओं से एक हैं। इसमें कोई दो राय है। अब ये जो सूरत हाल है, आप इमरान खान के हवाले से कोई फैसला ना करें। क्या शाह महमूद कुरैशी जो अभी बीमार हुए, उनके हार्ट प्रॉब्लम हुई, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते? बड़े फैसले से मुराद अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे भी इन दोनों की रिहाई का फैसला एग्जीक्यूटिव उससे नहीं कर सकते। कोई तो आप रिलीफ दें ताकि सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट आए। वो मुझे अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आता। पीएमएलएन की पॉलिटिक्स का महवर इस वक्त तहरीक इंसाफ का टारगेट है। आप देखें ना, 2 दिन पहले अगर आपने फैसलाबाद में मरियम नवाज की तकरीर सुनी हो, कैटेगोरिकली बार बार 9 मई का उन्होंने जिक्र किया। हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 10 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। मतलब कि बार बार तहरीके इंसाफ, इस मौके पर आपको लगता है ऐसी बातें छेड़ने की ज़रूरत है? हम 9 मई वाले नहीं, 10 वाले हैं, 28 वाले हैं। यही तो इसलिए कि वो मुझे लगता ये है कि उनकी वो समझते हैं, हालांकि मेरा ख्याल है उन्हें ये नहीं, वो समझते हैं कि जब तक आप तहरीक इंसाफ को टारगेट नहीं करेंगे तो मुस्लिम लीग नून आगे नहीं करेगी। ये वो सोच है जो एक जमाने में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुआ करती है। आज वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। तो शायद मरियम नवाज ये समझती हैं कि जब तक उनकी किसी तकरीर में जो है वो तहरीक इंसाफ पे तनकीद नहीं होगी, तंज नहीं होगा, उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। यही उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। वो काम कर रही हैं, वो काम करती रहें। मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत को पंजाब में जाके बेहतर बनाए, वो डेवलपमेंट करेंगी, काम करेंगी, लोगों को मसाइल हल करेंगी। तो लोग कोई किसी तहरीक इंसाफ के साथ सारी जिंदगी जुड़े रहने वाले तो नहीं है। लेकिन अगर आप काम भी ना करें और अपोजिशन को सिर्फ तनकीद और तंज का जो है वो मुजाहरा करती रहें, इससे ना आपको कुछ हासिल होगा, ना आपकी जमात को कुछ हासिल होगा। बेहतर जितना आप इन चीज़ों को अवॉइड करें उतना ही बेहतर है उनके लिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तंजीम अज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।